सो ब्रांड कंसेप्ट इस माइक्रो कैप रिटेल कंपनी की आज हम बात करेंगे। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ माइक्रो कैप स्टॉक जिसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हों, बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, सो आई बिलीव ये वो कंपनी है जो आपको ट्रैक करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। बिकॉज जो ये रिटेल सेक्टर है, स्पेशली जो फैशन रिटेल सेक्टर है, इसमें हमने पहले भी बात की है कि इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस सेक्टर के। एंड यहाँ पे जो मार्केट शेयर है वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर से शिफ्ट होकर के ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की तरफ जा रहा है। एंड ऐसे में वो कंपनीज, वो बिजनेसेस जिनके पास अच्छे ब्रांड्स हैं, प्रीमियम ब्रांड्स हैं, ब्रांड पावर है, उनके पास एक एडेड एडवांटेज रहेगा। सो ब्रांड कंसेप्ट वो कंपनी है जिनको आपको ट्रैक करना चाहिए ज़रूर। अगर हम इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें तो ब्रांड कंसेप्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है बैकपैक्स और जो लेदर गुड्स होते हैं, इनको इनको ये मैन्युफैक्चर करती है। एंड इनका टाई अप है ग्लोबल के कुछ ब्रांड्स के साथ में, जिनकी प्रोडक्ट्स की ये इंडिया में रिटेलिंग करती है। सो अगर हम ब्रांड पोर्टफोलियो देखें इस कंपनी का, तो तीन इनके पास मेजर ब्रांड्स हैं। पहला है टॉमी हिलफिगर, जो काफ़ी बड़ा पार्ट कंट्रीब्यूट करता है इनके रेवेन्यू का। दूसरा है यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन। एंड तीसरा है एरोपोस्टल। सो ये तीन कंपनी के साथ इनका टाई अप है। इसके अलावा दो खुद के ब्रांड्स हैं इस कंपनी के, शुगर रश एंड द वर्टिकल। सो जो ये तीन ब्रांड्स हैं वो बेसिकली प्रीमियम कस्टमर्स या प्रीमियम टू लग्जरी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए है। एंड जो दो इनके खुद के ब्रांड्स हैं उससे ये कंपनी मास कस्टमर्स को टारगेट करती है बेसिकली। अगर हम प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें तो ब्रांड कंसेप्ट के पास तीन प्रोडक्ट सेगमेंट है। पहला है ट्रैवल गियर्स, जिसमें लगेज, ट्रॉली बैग्स, इस तरीके के आइटम्स हैं। तीसरा है इनका स्मॉल लेदर गुड्स, जिसमें लेदर वॉलेट्स या लेदर बेल्ट्स, बोथ फॉर मैन एंड वुमेन, ये चीज़ें आती है। एंड तीसरा सेगमेंट है इनका वुमेन हैंड बैग एंड लाइफस्टाइल एसेसरीज। तो ये तीन प्रोडक्ट सेगमेंट है ब्रांड कंसेप्ट के पास में। अगर लेटेस्ट क्वार्टरली की बात करें कि लेटेस्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा इस बिज़नेस का, तो Q2 में इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो 56% से ग्रो हुआ है ऑन अ YoY बेसिस। मार्जिन्स में थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, 12% के आसपास मार्जिन है। लास्ट ईयर ये 12.5% पे थे, यानी कि 0.5% का थोड़ा सा डिक्लाइन आया इनके मार्जिन में। नेट प्रॉफिट इनका 22% से ग्रो हुआ है, तो नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा रहा है। बट ओवरऑल रिजल्ट देखें तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, बिकॉज ये नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो हम 22% का देख रहे हैं, इसमें इस क्वार्टर में कंपनी ने कुछ ईसॉप इशू किए अपने एम्प्लॉयज़ को, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट बढ़ गई। और ये वन टाइम कॉस्ट है, ये एक्सेप्शनल आइटम्स है। ये हर बार हर क्वार्टर में रिपीट नहीं होगा। सो मेन जो इस कंपनी का जो कॉस्ट है वो इनका रहेगा मैन्युफैक्चर करने का, अपने रिटेल आउटलेट्स को मेंटेन करने का, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने का, यही इनका मेन कॉस्ट है। तो इस तरीके के जो एक्सेप्शनल आइटम्स हैं ये हर क्वार्टर में रिपीट नहीं होंगे। तो अगर हम इन वन टाइम कॉस्ट को एक्सक्लूड कर दें तो इनका नेट प्रॉफिट ग्रोथ 40% हो जाता है इस क्वार्टर में। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट दिया है इस कंपनी ने इस क्वार्टर में भी। और ये नंबर इसलिए भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज Q1 का अगर आप रिजल्ट देखें इस कंपनी का, तो उनका सेल्स ग्रोथ 81% के आसपास था। 81% का सेल्स ग्रोथ था Q1 में। एंड वहाँ पे बहुत सारे एनालिस्ट का ये कहना था कि क्योंकि पहले ही क्वार्टर में आपकी 81% की ग्रोथ आ गई है, तो बेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स रेवेन्यू के हिसाब से इतनी अच्छी ग्रोथ ना रहे, बिकॉज ऑलरेडी आपने Q1 में एक बहुत बड़ा बेस अचीव कर लिया है। बट वहाँ पे मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि जो Q1 में इतना बड़ा सेल्स ग्रोथ नंबर आया है 81% का, वो टोटली डिमांड ड्रिवन है, कुछ वन ऑफ नहीं है उसमें। बिकॉज अप्रैल से लेकर के जून का जो क्वार्टर होता है उसमें समर वेकेशंस होती है, हॉलीडेज होते हैं, जहाँ पे लोग ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं। एंड डिमांड काफ़ी अच्छी थी वहाँ पे, जिसकी वजह से इनका 81% का सेल्स ग्रोथ रहा। तो अगर हम अप्रैल से जून वाले क्वार्टर को जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर के साथ में कंपेयर करें, तो जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में 15% की सेल्स ग्रोथ और ज़्यादा आई है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी का 15% से सेल्स ग्रो हुआ है। सो इट शोज़ कि वन ऑफ काइंड ऑफ सिनेरियो नहीं था Q1 में। डिमांड एक्चुअल में काफ़ी अच्छी है इनके प्रोडक्ट्स की, और सीक्वेंशियली भी, यानी कि हर क्वार्टर में भी जो बिजनेस है वो ग्रो करता जा रहा है। सो दैट्स वाई ये नंबर जो है ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं इस कंपनी के। अगर इनका रेवेन्यू एनालिसिस करें हम, तो कंपनी का 44% सेल्स जो है वो ऑनलाइन चैनल के थ्रू आता है। अमेजॉन, मिंत्रा के साथ में इनका टाई अप है। तो ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वहाँ से 44% सेल्स आता है। बाकी कुछ सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन इनका अपने रिटेल आउटलेट के साथ में आता है। कुछ आउटलेट कंपनी खुद भी ऑपरेट करती है, और कुछ आउटलेट जो है वो उनके फ्रेंचाइजी के थ्रू भी ऑपरेट किए जाते हैं। सो वहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। बट इंटरेस्टिंगली कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन करके एक नया डिवीज़न लॉन्च किया था।
सो बेसिकली लास्ट ईयर तक जो कॉर्पोरेट सेल्स था, यानी कि जो B2B सेल्स होता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा सीरियस फोकस नहीं था ब्रांड कंसेप्ट का। बट इस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने ये डिसाइड किया कि इस सेगमेंट को काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली फोकस करना चाहिए। एंड इन्होंने एक नया डिवीज़न लॉन्च किया कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन करके, जहाँ पे ये जो कुछ कॉर्पोरेट्स हैं उनके साथ टाई अप किया इन्होंने, एंड अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे रिटेल करने का ट्राई किया। सो ऐसे ही एक कॉर्पोरेट ने एरोपोस्टल जो इनका ब्रांड है उसके बैग्स को अपने इवेंट में उन्होंने प्रमोट किया, वहाँ पे काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस जनरेट हुआ। सो इस क्वार्टर में हम देख सकते हैं कि 17% सेल्स जो है इनका वो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन वाले डिवीजन से आया है। तो वो सेगमेंट काफ़ी अच्छा चल रहा है इस बिजनेस का, उससे आगे भी बहुत बेनिफिट हो सकता है। बिकॉज इस तरीके के टाइप अगर 2-4 और मिल जाते हैं इस कंपनी को, तो एक नया रेवेन्यू पूल इनके लिए ओपन हो जाएगा वहाँ से। एंड ऑब्वियसली जो एरोपोस्टल के बैग्स अभी इन्होंने दिए हैं उन कॉर्पोरेट्स को, तो वहाँ पे जितने भी लोग वो बैग्स यूज़ करेंगे आगे चल के, तो एक काइंड ऑफ फ्री मार्केटिंग भी हो सकती है इस कंपनी के लिए, जिससे फ्यूचर में और बिजनेस जनरेट होने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा इस कंपनी के पास में। इसके अलावा अगर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट की देखें कि कंपनी क्या प्लान कर रही है, तो अभी तो उनके 2 से 3 ब्रांड है। कंपनी का प्लान है कि आगे चल के 2-3 ब्रांड के साथ और टाई अप किया जाए, जिससे कि कस्टमर को एक एक वाइड वैरायटी हो जाए उनके पास प्रोडक्ट्स को चूज़ करने के लिए। 3 प्रीमियम ब्रांड्स हैं इस कंपनी के पास में, टॉमी हिलफिगर, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बैनेटन एंड एरोपोस्टल। एंड ये तीनों ही जो प्रोडक्ट्स है, ये प्रीमियम टू लग्जरी कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए। सो ऑब्वियसली कंपनी का मेन टारगेट ये है कि इस पोर्टफोलियो को थोड़ा सा और बड़ा किया जाए, जिससे कि जो लग्जरी कस्टमर्स हैं, प्रीमियम कस्टमर्स हैं, उनके लिए एक पूरा प्रोडक्ट बास्केट ये कंपनी तैयार करना चाह रही है। रिटेल आउटलेट्स ओपन करने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। करंटली जो ज़्यादातर इनके जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो MP में है, बिकॉज इंदौर बेस्ड ये कंपनी है। तो 7 आउटलेट्स इनके वहीं पे है, एंड पैन इंडिया में ओवरऑल 35 आउटलेट्स है। तो बहुत ही छोटी कंपनी है, बट ग्रोथ नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। आगे चल के ये मैन्युफैक्चरिंग, जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग होती है आउटसोर्सिंग वाला, उसमें भी एंटर करने का प्लान है। तो IFF ओवरसीज करके एक कंपनी है जिसके साथ इन्होंने मर्जर किया है। सो ओवरऑल अगर आप बिजनेस प्रॉस्पेक्ट देखो तो काफ़ी अच्छा है। कंपनी लगातार नए ब्रांड्स के साथ टाई अप करती जा रही है, नए आउटलेट्स ओपन करती जा रही है, एंड करंट बिजनेस परफॉर्मेंस भी बहुत स्ट्रांग है इस कंपनी का। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था ब्रांड कंसेप्ट का। एंड आई बिलीव अगर आप माइक्रो कैप स्टॉक कोई ढूंढ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी हो सकती है अगर आप इसे ट्रैक करें और स्टडी करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।